नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज के मार्केट में देखें तो हाईलाइट थी कि पीएसयू बैंक्स में तेज गिरावट देखने के लिए मिली। क्यों पीएसयू बैंक्स गिरे? क्या कुछ एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स के शेयरों में गिरावट देखने के लिए मिली? और ये गिरावट हुई है तो क्या ये खरीदारी का मौका है या इस गिरावट में अभी सावधान रहना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर विनीत बोलिंजकर सर जुड़ चुके हैं। विनीत सर, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। बताइए सर। विनीत सर, आज जो हमने इंफ्रा पर जो एक आरबीआई का सर्कुलर आता हुआ देखा, उसका सीधा इम्पैक्ट पीएसयू कंपनीज पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं क्या वो सर्कुलर था, क्या कुछ उसमें क्लॉजेस थी जिसकी वजह से सरकारी बैंक टूटे। आरबीआई का इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर प्रोविजनिंग बढ़ाने का निर्देश है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के फेस में चल रहे हैं उन पर बैंक्स को प्रोविजनिंग 5% करनी होगी। जो प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हो चुके हैं उन पर 2.5% प्रोविजनिंग रखनी होगी और जो अपने कैश फ्लोज निकाल पा रहे हैं उन पर 1% तक प्रोविजनिंग करनी होगी। जो मौजूदा प्रोविजनिंग थी वो 0.4% थी, तो यानी 0.4% तक अभी तक बैंक जो प्रोविजन रखते थे अब उनको ग्रेजुअली बढ़ाकर 5% तक ले जाना होगा। अभी तक बैंकों की कुल लोन बुक में 8% ही लोन इंफ्रा कंपनीज को दिया जाता था। FY15 तक हालांकि ये इंफ्रा सेक्टर में जो लोन बुक थी ये करीब 15% तक थी, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि कुछ बैंक्स पिटे लेकिन कुछ नहीं पिटे। तो ये क्यों डिफरेंस था? ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? प्रोविजनिंग बढ़ाने की मियाद एक बार देख लेते हैं। FY25 तक सभी बैंकों को ये जो मियाद दी गई है 2% तक अपनी प्रोविजनिंग करनी होगी। FY26 तक 3.5% और FY27 में ये पूरी तरह से 5% पर उनको लाना होगा। साथ ही अगर देखें तो सरकारी बैंकों में काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन एक्सपोजर है। आप जैसा लिस्ट में देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। उसके बाद कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये परसेंटेज है इनका जो कि लोन एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो सबसे कम एक्सपोजर है। विनीत सर, ये कितनी बड़ी खबर है सरकारी बैंकों के लिए और उन सरकारी कंपनीज के लिए जो बड़ा लोन देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को? देखिए, इट इज नॉट ओनली फॉर पीएसयू बैंक्स बट प्राइवेट बैंक्स को भी एप्लीकेबल होता है। बट राइट। जनरली आप देखोगे कि प्राइवेट बैंक्स मोस्टली रिटेल और कमर्शियल सेक्टर में ज्यादा लेंड करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका एक्सपोजर काफी कम रहता है। तो इसकी वजह से पीएसयू बैंक्स एज अ होल को ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अभी इसमें क्या है कि अगर आपने नया प्रोजेक्ट चालू किया है, ओके, राइट। अप्रूवल हो गई है, तो आपको जब तक कंस्ट्रक्शन फेज चालू है तब तक आप तक 5% प्रोवाइड करना है। जब भी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, तो तभी आपको 2.5% प्रोवाइड करना है। और राइट। उसके बाद में आपके कैश फ्लोज आने के बाद में जो आपके कैश फ्लोज नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होगा और आपकी जो लोन बुक 20% से घट गई होगी, तो आप अप टू 1% कर सकते हैं। अर्स्टवाइल क्या होता था कि सीआरई के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1% होता था और प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस के लिए 0.4 होता था। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप लोन सैंक्शन करोगे, आपका वो प्रोविजनिंग है वो 0.4 से सीधा बढ़कर 5% हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको काफी एग्रेसिवली प्रोवाइडिंग करना पड़ेगा। और इसकी वजह से दो तीन चीजें होने वाली है। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा बैंक जो चार्ज करेगी इंफ्रा कंपनीज को, वो 25 बिप्स बढ़ जाती है। जी। जब भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो कैश फ्लोज को काफी इंपैक्ट करता है, नंबर वन। जी। नंबर टू है, बैंक्स को प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, इसकी वजह से आपके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिविएशन आएगा। जी। और तीसरी चीज है, आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रहता है वो भी थोड़ा बहुत हिट हो जाता है। अगर आप राइट। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बैंक्स का देखोगे ऑफ राइट। पीएसयू बैंक्स, तो उनको 2 से 5 टाइम्स उनका प्रोविजनिंग बढ़ने वाला है।
जैसे एसबीआई का जो एक्सपोजर सबसे ज्यादा है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए, तो जी। उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बाकी के बैंक्स के लिए उतना आएगा, और उनको लगभग 25 to 30 बिप्स का फर्क पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। बिल्कुल। अगर आप जो एनबीएफसी बैंक्स है उनका देखोगे, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ओके। क्योंकि उनको इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्रिएट करना पड़ता है, प्रोविजनिंग, और उसमें से वो डायरेक्ट बैलेंस शीट से कम हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि उनकी नेटवर्थ कम हो जाएगी, और इनके जो वैल्यूएशन रेशियो जो है प्राइस टू बुक वाले, वो हिट होंगे, और उनको लगभग 200 से 300 बिप्स यानी 2 से 3% का हिट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। तो बैंक्स को अग्रेसिव लेंडिंग करनी होगी, तो इनको अ, थोड़ा बहुत फंड ज्यादा जुटाना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप देखोगे कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छा हो चुका है, हेल्दी हो चुका है। एंड ये एक डिसरप्शन जो आया है, उसके लिए उनको शायद अर्लियर देन यूजुअल उनको फंड रेज करना पड़ेगा। तो अगर किसी को 26 या 27 में फंड रेज की जरूरत पड़ती थी, तो शायद उनको 6 महीने पहले करना पड़े। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट। जी। अभी क्या होगा कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे उनको 2 से 3% का उनको दे दिया हुआ है एक टाइम होराइजन टू ग्रेजुअली राइट। इंक्रीज इट। तो आप देखो कि ऑन एन एवरेज इन बैंक्स का ओवर अ 3 ईयर पीरियड आप लोगे, तो इनका 3%, 2.5 से 3% तक प्रोविजनिंग कंसिस्टेंटली बढ़ने वाला। तो ये रही आपकी बिल्कुल। पोजीशनिंग। इसकी वजह से आपके सारे बैंक स्टॉक्स आज डाउन है। हालांकि ये तो ये दिस इज ओनली अ प्रपोजल, ड्राफ्ट पेपर है, बट जनरली ड्राफ्ट पेपर जो है आरबीआई निकालती है उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फाइनलाइजेशन होता है, बट मोस्टली आरबीआई हैज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड समथिंग विच इज आउट देयर इन द पब्लिक। तो बिल्कुल। इसका थोड़ा करेक्शन हो रहा है, और हमें लगता है कि और थोड़ा होने के बाद में ये थम जाएगा, और जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तभी आप देखोगे कि वापस से ये बैंकिंग रैली चालू हो बिल्कुल। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि सर अचानक से एक ड्राफ्ट आता है और ड्राफ्ट पेपर आता है और उससे सारे ही जो बैंकिंग से जुड़े हुए शेयर हैं उनमें तेज पिटाई देखने के लिए मिलती है। सरकारी बैंकों में जो बड़े बड़े सरकारी बैंक हैं लाइक पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक्स में आज 6-6% की पिटाई होती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट हमने आरईसी पीएफसी के काउंटर को भी गिरते हुए देखा। एक बार हम देख लेते हैं कि प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंकों की क्रेडिट कॉस्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जेएम फाइनेंशियल की भी एक रिपोर्ट है जिसके हवाले से हमने देखा। तो देख सकते हैं आप नीचे वाली जो रो है, सबसे नीचे वाली, इसमें एचडीएफसी बैंक की जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें 6 बेसिस पॉइंट यानी कि केवल 0.06% का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक पर भी इम्पैक्ट थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही आप सरकारी बैंक्स की तरफ मूव करते हैं यानी कि एसबीआई 12 बेसिस पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा 17 बेसिस पॉइंट, पीएनबी 15 बेसिस पॉइंट और कैनरा बैंक 21 बेसिस पॉइंट। विनीत सर, सरकारी बैंक्स पर ज़्यादा असर दिख रहा है, एक्सपोजर भी ज़्यादा है, क्रेडिट कॉस्ट भी ज़्यादा है। अब सभी सरकारी बैंक्स पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सर, एसबीआई में जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए अब? नहीं, मुझे लगता है कि ये विद इन अ मंथ एंड हाफ ये डिस्काउंट हो जाएगा, ओके। और तभी आप दोबारा निवेश कर सकते हो बैंक्स में। तो ओवरऑल हमारा ट्रेंड पॉजिटिव ही है बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि अब देखो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का जो पोर्शन रहता है ना, वो 10% से ज्यादा होता नहीं है जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो हमें लगता है कि ये काफी अ, इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अभी बाकी है, वो होने के बाद में आप थोड़ा सा निबल करना चालू कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका वैल्यूएशन मल्टीपल आज की डेट में वन टाइम बुक है फॉर FY 26, तो आप डेफिनेटली इसको आप बाय कर सकते हो। सॉरी, 1.5 टाइम्स है FY 26। तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। और हमारा इसमें वैल्यूएशन री रेटिंग का गेम की वजह का कारण सिंपल है कि इनके जो सब्सिडरीज है वो काफी अंडर वैल्यूड है, और वो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे एसबीआई का जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, काफी लो है,
बैंक के आरओएस भी काफी पॉजिटिव है और ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो रही है और काफी कंट्रोल में है अपने एनपीएस। तो हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग आरओई, गुड ग्रोथ, सस्टेनेबल निम्स और म्यूटेड एनपीएस की वजह से ये हमें हमारा टॉप पिक है बैंकिंग सेक्टर में। बिल्कुल। तो सर किन लेवल्स पर आप कंफर्टेबल होंगे एसबीआई के कि चूंकि अब ये प्रोविज़न वाली बात आ गई, ड्राफ्ट पेपर आ गया आरबीआई की तरफ से, काउंटर आज पिटा है 22 रुपये, करीब 2.5% पिटा है, लेकिन जिनके पास एफ एंड ओ में पोजीशन होती है उनको थोड़ी सी कंसर्न ज़्यादा बढ़ जाती है। किन लेवल्स पर सर थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन मिलेगा? तो हमें लगता है कि 750 775 की रेंज में एक्यूमुलेट करने के लिए काफी अच्छा जोन रहेगा। ओके, नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। पंजाब नेशनल बैंक बड़ा लॉट साइज है और इसकी पिटाई अगर 6.5% हो जाती है, करीब 8 रुपये 70 पैसे काउंटर गिरा, आज 127 रुपये पर आ गया। सर इस काउंटर पर ये लेवल्स ठीक हैं या अभी और पिटाई हो सकती है? क्या आउटलुक है इस देखिए, काउंटर पर आपका? अभी है ना, जी। इसका वैल्यूएशन बहुत बिनाइन है। ये 0.8 के आसपास ट्रेड करता है FY 26 के प्राइस टू बुक पे। तो हमें लगता है कि इसकी और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एक्सपोजर है ये सेगमेंट को सबसे कम है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि ये दो बैंक्स है ना आउट परफॉर्म कर सकती है बाकी सब बैंकों, पीएसयू ओके, बैंक्स में। तो सर क्या टारगेट्स लेकर चल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर? ये वन टाइम बुक, मतलब ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years आप 50% की अप्रिसिएशन देख सकते हो इन पीएनबी। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों काउंटर्स पर कोई भी डिक्लाइन आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि सर का मानना है कि यहाँ से अभी 50% तक के अपसाइड इन दोनों ही काउंटर्स पर देखने के लिए मिल सकते हैं और ये काउंटर अच्छे लग रहे हैं। सर नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। कैनरा बैंक का स्टार परफॉर्मर रहा है ये भी इस साल का, और 300 रुपये की रेंज का शेयर 600 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। ये वैल्यूएशन वाइज कैसा लगता है और इस खबर से इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है काउंटर पर? अब मुझे लगता है ये भी एक अच्छी बैंक है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो अगर आपको ये 5-6% नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो फॉर एन अपसाइड ऑफ अप टू 20 to 25%। ओके, तो कैनरा बैंक अगर यहाँ से और 5% टूटता है तो खरीदारी शुरू कर सकते हैं आप, और इस काउंटर पर भी आप कम से कम 20-25%, यानी कि 600 रुपये का शेयर है, करीब 150 रुपये ऊपर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काउंटर जाना चाहिए। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। बैंक ऑफ इंडिया, इस काउंटर पर आपका व्यू? देखिए, इसका बहुत नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है टू कंस्ट्रक्शन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। तो हमें लगता है कि ये बैंक जो 0.8 टाइम्स बुक ट्रेड करता है, ये आपको एक 20 से 25% रिटर्न आपको अगले 2 से 3 साल में दे सकता है। एंड आप इसको अराउंड 135-140 के लेवल्स में एक्यूमुलेट कर सकते बिल्कुल, तो यहाँ पर सालाना आपको इतना रिटर्न मिल सकता है जितना कि आपको एफडी में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो रादर देन कि बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराएं। विनीत सर, काउंटर कोई खरीद के ज़्यादा फायदा दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 20-25% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। सर यूनियन बैंक पर क्या व्यू है आपका? यूनियन, देखिए सब पीएसयू बैंक्स ना मोस्टली आपको अगले 3 साल में 20 to 25% कंफर्टेबल रिटर्न्स देने वाले हैं, क्योंकि ओके। इनमें दो चीज ध्यान में रखनी है कि इनकी रीजनरेशन हुई है एज बैंक्स। इनको एडिक्वेटली कैपिटलाइज किया हुआ है, नंबर वन। इनके एनपीएस काफी लो है, और अभी जैसे इनकी लेंडिंग बुक बढ़ रही है, इनके ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है, और इसकी वजह से इनकी अर्निंग्स ग्रोथ काफी हेल्दी रहने वाली है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। तो हमें लगता है कि ये सारे आप शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर द नेक्स्ट 2-3 years फॉर अ 25 to 30% रिटर्न। बिल्कुल, तो यूनियन बैंक ये काउंटर भी अगर कुछ भी थोड़ी और गिरावट देखने के लिए मिलती है तो काउंटर को एक्यूमुलेशन शुरू कर देना है। वैसे इन लेवल से भी आप शुरू करें एसआईपी मोड में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आईडीबीआई बैंक, इसके नतीजे भी आए थे वीकेंड्स में, और नतीजे ठीक ठाक ही देखने के लिए मिले थे। 1600 से ज़्यादा करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। काउंटर पर आज उतना तेज रिएक्शन भी नहीं था, जितनी बड़ी खबर थी
उस हिसाब से शायद नतीजों का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिला एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, फाइनेंसिंग आप की खबर देखोगे को ना लेकर। जी। आईडीबीआई की जो वैल्यूएशन है बहुत ही बिनाइन है, डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है बैंक। ओके। और हमें लगता है कि ये तो जनरली काउंटर आपका ऑन द बैक ऑफ न्यूज ऑफ डाइवर्समेंट इन द न्यू मोदी रेजिम के टाइम पे ये चल सकता है, तो आप इसको स्मॉल क्वांटिटीज होल्ड करके रख सकते हैं। जब भी ये अनाउंसमेंट आएगा, हालांकि टाइम करना मुश्किल है, पर हमें लगता है कि ये प्राइम कैंडिडेट है फॉर एक्विजिशन। और ये आप अगर आपको कोई बुरे दिन में आपको ये शेयर मिलता है, स्मॉल क्वांटिटीज में आप इसको ऐड कर सकते हैं ओके। फॉर गुड प्रॉफिट्स। बिल्कुल। तो कोई भी डिक्लाइन और इसको एक्मुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एनडीए सरकार है, अगर इसमें डाइवेस्टमेंट का कुछ भी कैंडिडेट बनेंगे नेक्स्ट, अगर उनकी टर्म आती है तो उसमें आईडीबीआई बैंक का नाम काफ़ी ऊपर है। और अगर ये डाइवेस्टमेंट होता है, डाइवेस्टमेंट मींस कि या तो इस बैंक को बेचा जाएगा किसी प्राइवेट प्लेयर को, या हो सकता है कि सरकार अपनी होल्डिंग कम करे, तो उस समय पर वैल्यूएशन थोड़ी इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। इंडियन बैंक, ये काउंटर बहुत अच्छा चला था, और सरकारी बैंकों में एक ऐसा काउंटर जिसमें कि जब रीफाइनेंस गवर्नमेंट कर रही थी, जब रिकैपिटलाइज कर रही थी, तो इस बैंक को छोड़कर सभी में पैसा डाला था, इसको जरूरत ही नहीं थी तो इसकी जो रिकैपिटलाइजेशन थी ना, बहुत पहले हो चुकी है, जी। काफी साल पहले हो चुकी है। तो ये जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स थे, इसमें से वो निकल चुका था। और जैसा आप देख रहे हैं, इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, सेम परफॉर्मेंस आपको जो बैंक्स रिकैपिटलाइज हुई है ना, आप सारे बैंक्स में देखोगे। तो एक क्लासिक एग्जांपल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसने मैसिवली आउट परफॉर्म किया है। पीएनबी है, 30 रुपीज में कोई लेवल ही नहीं करता था, आज 4x हो गया है वो शेयर। राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़ा हुआ है। तो आपको अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है ना कि पीएसयू बैंक्स के साथ क्या हो सकता है आने वाले 3 से 4 साल में, तो आपके लिए ये इंडियन बैंक एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले रिकैपिटलाइजेशन की थी, उसका रिफॉर्म प्रोसेस चालू किया था। और जब प्रूडेंशियल वर्किंग के साथ जब बैंक काम करती है, तो उसके नतीजे कैसे होते हैं और शेयर होल्डर्स को कैसा रिवॉर्ड मिलता है, ये उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र बैंक और इंडियन बैंक का, ये दोनों ही सर को अच्छे लग रहे हैं। सर, महाराष्ट्र बैंक पर क्या टारगेट्स लेकर चलना चाहिए? अभी हमें लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी वेरी वेल वैल्यूड है, 1.5 टाइम्स बुक है। तो हमें इसमें ना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा अभी यहाँ से। ओके। तो मेरे मेरे मुताबिक ये बैंक से आप जैसे रैली आती है थोड़ी बहुत, उसमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, और वो पैसा आप अ, बाकी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे शेयर में लगाएंगे, तो आपको सस्ते में मिलेंगे शेयर्स, और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छे रहने। बिल्कुल। तो सेल ऑन राइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सर को लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस्ड है, और काउंटर चूंकि चला भी है, 16-17 रुपए का शेयर 68 रुपये हुआ है, और बहुत छोटी अवधि में हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नेक्स्ट काउंटर सर, यूको बैंक, इसके नतीजे भी आए थे, और नतीजों के बाद थोड़ा पिट रहा है ये शेयर, क्या करें सर? सर, इसको हम ट्रैक नहीं करते सर। ओके। सर, इंडियन ओवरसीज बैंक, इस तो पर? इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब सिंध बैंक, जी। ये 3-4 जो छोटे बैंक है, इनको हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते। ओके। तो सर, वैसे वैल्यूएशन वाइज अगर मैं देखूं तो इनमें कुछ लगता है कि कंफर्ट, या कुछ लगता है कि ये ज़्यादा रन अप हो चुके हैं एज कंपेयर टू? मतलब जैसे मैंने बोला आपको, पीएसयू एक बास्केट ऑफ सिमिलर बैंकिंग स्टॉक्स है, गवर्नमेंट ओनरशिप है, मोस्टली सबकी क्लोन्स, देयर क्लोन्स ऑफ ईच अदर। तो राइट। जो हमने अभी बैंक्स डिस्कस किए ना, उसी में विच आर लार्जर इन नेचर, उनके साथ ही रहने में काफी ओके। उतना ही रिटर्न आने वाला है। बिल्कुल। तो यानी कि छोटे जो सरकारी बैंक्स हैं उन पर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना है,
जो ये छोटे छोटे सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इन सभी में आपको एक्सपोजर रखना चाहिए। जो मिड कैप के जो सर ने बैंक्स बताए, लाइक यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पर कि एक अच्छी स्ट्रेंथ आने वाले समय में बन सकती है। लेकिन सर आज दो काउंटर और पिटे थे बुरी तरह से, वो थे आरईसी और पीएफसी। इन पर क्या व्यू है सर आपका? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द शो में बताया कि इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है प्रोविजनिंग का, क्योंकि ये फॉर एनबीएफसीज ये थ्रू द बैलेंस शीट प्रोविजनिंग होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक सेपरेट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स करके एक रिजर्व बनाना है, जो आप कैपिटल के साथ क्लब नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपको जो हिट आएगा आपके कैपिटल एडिक्वेसी पे, वो थोड़ा ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू द अदर बैंक्स। तो 200-300 पिप्स का इस पे इम्पैक्ट आएगा। हालांकि दीज बैंक्स, बोथ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर वेल कैपिटलाइज्ड। तो ये तीनों जो प्लेयर्स है, आईरीडा, पीएफसी और आरईसी में, आप देखोगे कि इनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो भी उन्होंने प्लान किया था, वो उनको थोड़ा सा प्रीपोन करना पड़ेगा व्हेन एवर दे कम टू द मार्केट। हमें लगता है कि आपको आरईसी अगर 475 और आपको पीएफसी अराउंड 415 420 लेवल्स मिलते हैं, तो दीज आर गुड लेवल्स टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स। बिल्कुल, तो पीएफसी तो उन लेवल से ज़्यादा दूर है भी नहीं। 437 पर आज क्लोज हुआ है और सर का मानना है कि 420 और 450 की रेंज इसके लिए बेहतर रहेगी एक्यूमुलेट करने के लिए। आरईसी में अभी हैं, सर ने बोला कि 460 470 के लेवल्स की तरफ अगर ये काउंटर मिलता है तब यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड बचता है। इरिडा में भी सर का मानना है। सर इरिडा में कौन से लेवल होंगे जहाँ पर कि कंफर्ट जोन मिलेगा? देखिए, इरिडा मेरे हिसाब से थोड़ा सा हायर वैल्यूड है। ओके। तो मैं ऑफ कोर्स उसकी ग्रोथ फैक्टर इन करके वो वैल्यूएशन बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि पीएफसी और आरईसी आर बेटर कैंडिडेट्स ओके टू इन्वेस्ट इन रादर देन आईडी। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई सरकारी कंपनीज की, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में भी एक्सपोजर तो निर्देश तो आरबीआई का जो ड्राफ्ट पेपर बन रहा है वो प्राइवेट बैंक्स पर भी लागू होना है। सर बड़े प्राइवेट बैंक्स में क्या करना चाहिए? लाइक एचडीएफसी बैंक, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद 12,000 करोड़ रुपए की उसमें एक गुड प्रोविजनिंग कह के उन्होंने टाल दिया, लेकिन स्ट्रीट ने उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब क्या करें सर इस खबर के चलते प्लस इनके रिजल्ट्स को देखते हुए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक को 100 रुपया ऊपर भी लेंगे ना, तो गनीमत नहीं है। लेकिन वी शुड बी श्योर दैट द ग्रोथ स्टोरी इज कमिंग बैक। तो इनकी जो इनके जो मेट्रिक्स है अराउंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स, वो जब तक ठीक नहीं होते, इनके निम्स गिरना बंद नहीं होते, तब तक हमें रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड द फर्स्ट क्वार्टर नंबर जब भी आएंगे जून मंथ में, तभी आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू गेट इनटू दिस स्टॉक व्हेन द फुटिंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो हमें लगता है तब तक आपको इसके ऊपर वेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो वेट करना चाहिए। और अभी एंट्री पॉइंट नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो ठीक है रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर के बाद ही पता लगेगी एक्चुअल पिक्चर क्या है। सर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, लेकिन उसमें खबरें उसके बाद कुछ अच्छी नहीं आई। लाइक उनके 17,000 क्रेडिट कार्ड को लेकर प्रॉब्लम हुई। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ जो डिमर्जर की स्टोरी चल रही है उसको लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का विवाद जुड़ गया। बीच में अभी लास्ट वीक ये भी अफवाह उड़ रही थी कि कंपनी के एमडी ने रिज़ाइन कर दिया, हालांकि उसको वो बेसलेस र्यूमर थी। बैंक ने ऑलरेडी क्लैरिफाइड कर दिया। कुछ प्रॉब्लम लग रही है सर आईसीआईसीआई बैंक में? नहीं नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड जो एचडीएफसी था, आज की डेट में आईसीआईसीआई गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो ओके। आप इसको आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक देखोगे तो इनमें मैट्रिक्स काफी सुधार हो रहा है। तो हमें लगता है कि पेकिंग ऑर्डर रहेगा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड कोटक। सर कोटेक, बिल्कुल कोटेक में बड़ी स्टोरीज चल रही हैं सर। पहले टूटता है 100 रुपये और आज अचानक से रिजल्ट्स के बाद, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स स्ट्रीट ने उतने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं किए थे जितने आ गए, और काउंटर ने सलामी भी दी उसको, 5% तक ऊपर आ गया। अब क्या करें सर? इसको कोटक को आपको डिप्स पे एक्यूमुलेट करना है।
डिप्स पर। और सर क्या इसमें अपसाइड रख सकते हैं? तो एक बार वो इनका जो स्टेबलाइज हो जाएगा सब, आरबीआई का जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना है इनको, एक बार ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसकी भी ग्रोथ स्टोरी वापस चालू हो जाएगी। तो ये अच्छा काउंटर है और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपको मार्केट ने कि आप एक क्वालिटी नेम एट सप्रेस्ड वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी आप खरीद सकते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 1450 टू 1550 के बीच में आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। जी। तो बाय ऑन डिप्स कोटक बैंक ऑलरेडी काफ़ी टूटा है, हालांकि आज 5% चला है, जिसकी वजह से सर कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स रखें इस काउंटर को, और जिनके पास है वो होल्ड कर कर चल सकते हैं। विनीत सर, आपका कुछ डिस्क्लेमर इन सभी काउंटर पर? मेरा अभी कोई इनमें पोजीशंस नहीं पर्सनल। ओके। एंड सर कंपनी स्पेसिफिक या आपकी जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं? तो हमारी जो कंपनी है ये इनका कोई प्रोप्राइटरी बुक नहीं है, और ओके। क्लाइंट्स तो शेयर्स लेते बेचते रहते हैं, हम ब्रोकिंग इंटरमीडिएट है तो वो तो चलता है। जी बिल्कुल। विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए कि जितना निराश वो आज हैं उतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकारी बैंकों को लेकर आज जो बड़ी खबर आई, उसको लेकर जो एक पिटाई हुई 5-5, 6-6% की, उसको लेकर ज़्यादा निराश नहीं होना, एक निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे विनीत सर जिन्होंने सरकारी बैंकों पर इंडिविजुअली अपना जो मार्गदर्शन दिया कि कौन से सरकारी बैंक्स में किन लेवल्स पर आपको कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे आप, और कहां पर आपको खरीदारी करनी है, किस पर्टिकुलर सरकारी बैंक से वैल्यूएशन थोड़ी ओवर स्ट्रेस्ड है तो जहां पर कि आपको प्रॉफिट बुक कर कर चलना चाहिए, कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पर कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, आरईसी पीएफसी आज काफ़ी पिटे हैं, वहां पर क्या करना चाहिए आपको, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आपको कंफर्ट में आ जाना चाहिए और ख़रीदारी की सोचनी चाहिए। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।